अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। तो हम लोगों ने डिटेल से प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इनमें क्या फ़र्क है हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आप लोगों को आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी, इसमें ये है कि एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है हम ये देखेंगे। सपोज हमारे पास 4 पार्टिकल हैं और उनको हम 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो उसकी कौन-कौन सी उसकी कितनी मैक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, कितनी मैक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, वो ये कि 4 पार्टिकल पहले बॉक्स में हो, दूसरे में 0 हो, 3 पार्टिकल पहले बॉक्स में, दूसरे में 1 हो, 2 पार्टिकल पहले बॉक्स में, दूसरे में 2 हो, पहले में 1 हो, दूसरे में 3 हो, पहले में 0 दूसरे में 4 हो। तो ये टोटल 5 मैक्रो स्टेट या 5 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है, 4 + 1 5 अरेंजमेंट्स हैं। टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं वो 5 हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 2 एनर्जी लेवल हैं, 2 एनर्जी लेवल है, इनको आप समझें, 2 एनर्जी लेवल है, एक ये और एक ये, 2 एनर्जी लेवल है। इन 2 एनर्जी लेवल में या 2 बॉक्सेस में 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो उसका फिर ये, या 4 बॉल्स हो। इनडिस्टिंग्विशेबल से मुराद मैं आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपके आँख में पट्टी बांध दी जाए और आपके पास 4 बॉल आपके हाथ में दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इसको सारी अरेंजमेंट बनाएं, तो जाहिर है आपको कलर तो नज़र आ नहीं रहे। आप 4 एक में रखेंगे, दूसरे में कोई भी नहीं रखेंगे, फिर 3 पहले में रखेंगे, दूसरे में 1 रखेंगे, फिर पहले में 2, दूसरे में 2, फिर पहले में 1, दूसरे में 3, फिर पहले में कोई भी नहीं और दूसरे में 4 रखेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, जितने पार्टिकल हैं उसमें एक ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स इतनी बनेंगी। अब सपोज हमारे पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, पार्टिकल कलर्ड है, तो फिर अब ये जो पहली मैक्रो स्टेट है, यानी पहले में 4 और दूसरे में 0, इसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होंगी। उसके अंदर माइक्रो स्टेटस की अरेंजमेंट, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल हुई है, पहले में 4 हो, दूसरे में 0, चारों के चारों पहले में दूसरे में 0। तो पहली मैक्रो स्टेट के अंदर एक माइक्रो स्टेट, इस मैक्रो स्टेट के अंदर एक माइक्रो स्टेट है। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, 1 है। और दूसरी बात, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज्ड टू पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बॉक्सेस 2 हैं, उसमें 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगे वो 16 बनेंगे। तो 1/16 ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। 1/16 ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है और टोटल अरेंजमेंट 16 है, वो ये आ। उसके बाद आप लोग देखें, उसके बाद ये है कि अब आपके पास ये दूसरी मैक्रो स्टेट है, पहले में 3 हो, दूसरे में 1 हो, ये दूसरी मैक्रो स्टेट है। इस मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स होंगी, इस मैक्रो स्टेट के अंदर 4 माइक्रो स्टेट, रेड, ब्लू और ग्रीन पहले में, ऑरेंज दूसरे में, रेड, ब्लू और ऑरेंज या येलो ये आप लोगों के पास पहले में, ग्रीन दूसरे में, रेड, ब्लू और ग्रीन पहले में, और ये यहाँ पे ये जो है, ये मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है, ये असल में यहाँ पे ब्लू जो है वो बॉल इस साइड पे आना चाहिए था। लेट मी अरेंज इस मुझे दोबारा आप लोगों के सामने जो है ये मिस्टेकनली हो गया है, इसको मुझे आप लोगों के सामने इस अरेंजमेंट को जरा दोबारा आप लोगों के सामने बनाने दें। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये क्या अरेंजमेंट है, इसमें ये है कि जो आप लोगों के पास ये इधर आना चाहिए था और आप लोगों के पास ये इधर आना चाहिए, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। अब मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए आप लोग, तो ये अरेंजमेंट आपकी, तो ये आपके पास येलो, ब्लू और ग्रीन एक में होंगे और एक देखिए ये चारों के चारों अरेंजमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस दूसरी माइक्रो स्टेट के अंदर टोटल 4 माइक्रो स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दिस माइक्रो स्टेट वो 4 है। हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 है। हम ये कह सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 4 है। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, वो ये आ गया। उसके बाद पहले में 2 हो, दूसरे में 2 हो,
इसकी टोटल, ये हमारे पास मैक्रो स्टेट, इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट कितनी है, 6 है, वो आपको नजर आ रहा है। 6 स्टेट्स हैं, रेड और ब्लू पहले में, ग्रीन और येलो दूसरे में। हर स्टेट दूसरे से मुख्तलिफ है, 6 स्टेट्स हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, याद रखिए। इसकी प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी 4, इसकी 6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी भी इसकी सबसे ज्यादा है, आप इनका आंसर निकाल के देख लें। 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, सबसे ज्यादा आंसर इसका है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो ये स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, याद रखिए, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, यहाँ पे अब मैं एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, कोई सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ मूव करना चाहता है, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होता है उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। अब इसी तरह पहले में 1 और दूसरे में 3 रखें, उसके ये अरेंजमेंट पॉसिबल है आप लोगों के सामने। हर अरेंजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होगा, आप लोग देख लो, हर अरेंजमेंट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अगर कहीं पे आपको इस तरह नजर ना आ रहा हो तो उसमें फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई ना कोई अ, हर अरेंजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है, आपको नजर आ रहा है, हर अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से मुख्तलिफ है। इसको देख लो, पहले में रेड और ब्लू, दूसरे में येलो और ग्रीन, पहले में येलो और ग्रीन, दूसरे में रेड और ऑरेंज। तो हर 2 बॉक्सेस में पहले और दूसरे में डिफरेंट है, तो ये 6 माइक्रो स्टेट्स हैं। तो इसकी ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। इसी तरह यहाँ भी पहले में 1, दूसरे में 3, इसके भी ये 4 स्टेट हैं, और पहले में कोई भी, दूसरे में 4, उसमें 4 स्टेट। तो सबसे जो अनलाइकली स्टेट है, सबसे कम जिसके चांसेस हो इसके हैं, तो ये देखें, इसकी एंट्रोपी सबसे कम है, ये सबसे कम एंट्रोपी है, और ये एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, याद रखें। यानी जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पहले भी दे चुका हूँ, और मैं दोबारा इसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे ये एक आपके पास कोई बल्ब है, और दूसरा बल्ब आप लोगों के पास ये है, और आप लोगों के यहाँ इसके दरमियान में कोई एक वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के पास कोई वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर आप लोगों के पास कोई वाल्व लगा हुआ है और इसके अंदर आप लोगों के पास 1 मोल जो है, सपोज सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यानी आपके पास 6.02 10 रेज़्ड पावर -23। यहाँ आप लोगों के पास कितने पार्टिकल हैं, -23। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सपोज यहाँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये वाल्व ओपन कर दें तो कितने चांसेस हैं कि ये सारे के सारे पार्टिकल इसके अंदर रहेंगे। अगर ये वाल्व ओपन कर दें तो कितने चांसेस हैं ये सारे के सारे इसके अंदर रहेंगे। वो हम चांसेस मालूम कैसे कर सकते हैं। टोटल हम ये देखना है, अगर हर पार्टिकल दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे, एक पार्टिकल इधर आ जाए, फिर एक दूसरा पार्टिकल इधर जाए, फिर इधर चला जाए, तो टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा ना वो होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं रेज़ टू पावर, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 1.6.02 10 रेज़ पर 23। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे हमारे पास। इस बात का मतलब क्या है, सपोज आपके पास 1 मोल पार्टिकल है और हर पार्टिकल का कलर दूसरे पार्टिकल से मुख्तलिफ है, और फिर आप इसके पॉसिबल अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं, ये जिसमें से एक पार्टिकल पहले इधर निकालते हैं, ये आपके पास एक मैक्रो स्टेट बनेगी। और इस अगर यानी ये पहले सारे इधर हैं और इधर कोई भी नहीं है, फिर क्या है, एक इधर निकाल दें, तो हर दफा एक इधर कम करते जाए इधर बढ़ाते जाए, तो वो मैक्रो स्टेट बन जाएगी। टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगी वो ये बनेगी 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज़्ड पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ 2 बॉक्सेस और नंबर ऑफ पार्टिकल ये है, तो ये हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स बनेगी वो इतनी बनेगी। अब इसमें ये इसके कितने चांसेस हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल इसमें रहें और इधर ना जाए। ये जो है इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो एक ही इस तरह के अरेंजमेंट बनेगा, सिर्फ एक। बाकी हर अरेंजमेंट के अंदर इधर एक पार्टिकल होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, सिर्फ एक ऐसा होगा जिसमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। सिर्फ एक ऐसा होगा कि सारे के सारे पार्टिकल इसमें हों और इसमें कोई पार्टिकल नहीं।
तो अब अगर मैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, वो क्या बनेगी? वो होगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, क्योंकि ये माइक्रोस्टेट सिर्फ एक है, ये सारे के सारे इसमें कोई नहीं, जैसे ये सारे के सारे इसमें कोई नहीं, ये एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, इसका जो आप लोगों के पास चांसेस हैं वो क्या है? इसके टोटल चांसेस आप लोगों के पास 0 है। तो मतलब ये लीस्ट प्रोबेबल स्टेट कि सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो एक में हों और दूसरे में कोई भी ना हो, ये आप लोगों के पास लीस्ट प्रोबेबल स्टेट है। ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये वाल ओपन कर दें और फिर क्या होगा? आधे पार्टिकल इस साइड पे आ जाएंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हमारे पास ये होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फार्मूला भी आप लोगों को दिया था कि कब हमारे पास प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होती है, जब हमारे पास n/2 पार्टिकल एक में हूँ और n/2 दूसरे में, यानी आधे आधे पार्टिकल। तो इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बनेगी वो ये है कि ये जो पार्टिकल है वो आधे इधर हो आधे इधर हो, यही एक पॉसिबल उसकी है, और इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, यानी आधे पार्टिकल इधर हो आधे पार्टिकल इधर। इसका मतलब है एंट्रोपी जो कि एक रैंडमनेस है वो, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, इस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप जो है हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है एंट्रोपी का उसके जरिए रिलेशनशिप देखेंगे। तो अभी तक हमने ये जो देखा है, और पीछे भी मैं आप लोगों को इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स करवा चुका हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है, कोई भी सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ मूव करता है, यानी मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ मूव करता है, मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। तो ये स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दी उसमें सबसे पहली बात ये की है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है ये फंक्शन है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का। मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये जो है लीस्ट लाइकली स्टेट है इसमें, कि चारों के चारों एक में दूसरे में 0, ये सबसे कम चांसेस इसके हैं, और इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये लेस लाइकली है, ये मोर लाइकली स्टेट है। ये लेस लाइकली स्टेट है, ये मोर लाइकली स्टेट है, यानी सिस्टम यहाँ से यहाँ जाए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एंट्रोपी है यहाँ पे, एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एंट्रोपी इतनी ज़्यादा होगी। अभी तक हमने ये देखा है फंक्शन है। हम लोग ये कब यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ दूसरे का फंक्शन है? अगर कोई एक पैरामीटर दूसरी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि ये, जी, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हम लोग कब कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे की फंक्शन है? जब एक पैरामीटर दूसरे कुछ पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि ये पैरामीटर दूसरे का फंक्शन है। आप लोग एफएससी में आप लोग कर चुके हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। और आप लोगों ने रिलेशनशिप भी पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, नंबर ऑफ मोल पे। तो हम ये मैथ्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। अब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है कम होता है ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहला ये है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रेशर पे। जब हम कहते हैं ना कि एंट्रोपी डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे, तो हम कहते हैं एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको इस तरह बोलते हैं। अब सपोज हमारे पास दो सिस्टम है, मतलब सिस्टम तो दरअसल एक ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने अभी एक बात की है, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि चारों के चारों पार्टिकल यहाँ पे हैं और इसमें 0 है, और इसके लिए जो माइक्रो स्टेट्स है उसकी वैल्यू कितनी है? W इज इक्वल टू 1। और फिर इसका दूसरा जो है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो ये है कि दो पार्टिकल यहाँ पे हूँ और दो पार्टिकल यहाँ पे हूँ, और इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है हमारे पास वो 6 है।
अभी ऊपर जो एग्जांपल लिए मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रोबेबिलिटी को W1 कहें, इसको W2 कहें। अब इसकी भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। इस एंट्रोपी को S1 कहें और इस एंट्रोपी को क्या कहें, S2। इस एंट्रोपी को S1 कहें, इसको S2 कहें। तो टोटल एंट्रोपी जो है हमारे पास, यानी टोटल एंट्रोपी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी टोटल एंट्रोपी क्या है, तो टोटल एंट्रोपी हमारे पास S=S1 + S2। मैं आप लोगों के सामने इसी सिस्टम की एग्जांपल दूंगा कि यहाँ इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 6 है, इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2। और हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी है S=S1 + S2। अब जो प्रोबेबिलिटी है ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसके बारे में आप लोगों को एग्जांपल भी दे चुका हूँ। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। जब हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये देखा है, टोटल एंट्रोपी जो है वो इन एंट्रोपी का जो मल्टीप्लिकेटिव एक प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी जो है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू W1 × W2। और आप जो हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों साइडों पे फंक्शन ले लें, यानी फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 × W2। हमने F ले लिया दोनों साइड। पहले नंबर पे क्या है, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। दूसरे नंबर पे टोटल एंट्रोपी जो है वो सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ टू सिस्टम होती है। इसी तरह थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है W1 × W2। तो हम ये भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ W इज इक्वल टू W1 × W2। अब हमें पता है कि टोटल एंट्रोपी क्या है, S1 + S2, टोटल एंट्रोपी ये। और हमें ये भी पता है कि एंट्रोपी जो है फंक्शन किसका है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी एक मल्टीप्लिकेटिव जो प्रोबेबिलिटी है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है। अब देखें ऊपर हमने ये किया, ऊपर हमने ये बात की है कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अब हम ये साबित कर चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो उन दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। दोनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी। हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ F1 × F2। दरअसल यही चीज है, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही हमने यहाँ भी लिखा है, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और फिर हमने क्योंकि फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है, यानी इन्होंने इकट्ठा लिख दिया है। मैं अगर इसको अलग लिखना चाहूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ S इज फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने देखा है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। तो बना W1 × W2। हमारे पास ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है, ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है, S इज इक्वल टू ये चीज़ ये लिखी। अब S इज इक्वल टू S1 + S2 होता है। उसके बाद अब इसमें इसको अलग-अलग करके भी हम इस तरह लिख सकते हैं। S1 क्या है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, टोटल एंट्रोपी क्या होगी, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W1 × W2 लिखेंगे हम। S1 क्या होगा, यानी इस सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, ये होगी इस सिस्टम की एंट्रोपी, ये होगी फंक्शन ऑफ W1। इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, ये होगी फंक्शन ऑफ W2। फंक्शन ऑफ W1 और फंक्शन ऑफ W2 ये लिखा हुआ है। S1 है फंक्शन ऑफ W1, S2 है फंक्शन ऑफ W2। ये वैल्यूज पुट कर दी और आगे हमने ये लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करें W1 के हिसाब से बाय कीपिंग W2 कांस्टेंट। अब W1 के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे W1 के हिसाब से तो ये f' ऑफ W1 आ जाएगा। क्योंकि W2 कांस्टेंट है तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और यहाँ पे क्या है, जब हम इसको इसका लेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा।
और फंक्शन के अंदर W1 मल्टीप्लाई बाई W2 है, और W2 एक कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। सपोज आप लोग ऐसे ही समझ लें जैसे आप लोग 2x है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, x के हिसाब से वो 2 बनेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद इसके अंदर जो मौजूद वेरिएबल है इनका डेरिवेटिव लेंगे, W1 मल्टीप्लाई बाई W2, W2 कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या बनेगा, W1 मल्टीप्लाई W2 का बनेगा W2, ये क्योंकि W1 का तो 1। अब इसका डेरिवेटिव मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि W1 के हिसाब से हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका f डैश ऑफ W1 आ जाएगा, W2 कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। याद रखिए क्योंकि ये सेपरेट कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ W2 की जगह जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये W1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली दफ़ा हम लिखेंगे f डैश ऑफ W1 मल्टीप्लाई बाई W2, और फिर हम W1 मल्टीप्लाई बाई W2 का डेरिवेटिव लेंगे। W1 मल्टीप्लाई W2 का डेरिवेटिव सिर्फ W2 होगा क्योंकि W1 तो 1 है। ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें W2 के हिसाब से और W1 को कांस्टेंट रखें। जब W2 के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि ये इसमें सिर्फ W1 है, ये 0 आ गया। और फिर इसका कैसे लेंगे, इसका लेंगे अब W2 के हिसाब से हमें डेरिवेटिव लेना है। पहले W2, अब इसमें दो फंक्शन हमारे पास हैं, ये इसको आप फर्स्ट फंक्शन कहें, ये इसको आप सेकंड फंक्शन कहें। अब फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज आ गया W2, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश W1 W2 आएगा, और फिर W1 W2 का लेंगे तो W2 के हिसाब से इसको कर ले रहे हैं, W1 W2 का 1 आ गया, तो ये 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 W1 आ गया, ये W1 into W2 f डबल डैश ऑफ W1 प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है क्योंकि W2 के हिसाब से डेरिवेटिव ले, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो f डैश, फर्स्ट फंक्शन का 1 है और सेकंड फंक्शन एज इट इज ऑन, ये हमारे पास। तो मैं आप लोगों के सामने ये जो स्लाइड है इसको दोबारा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सपोज आपके पास कोई सी दो सिस्टम है, एक की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W1 है और दूसरी की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W2 है। आपके पास एक सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो S1 है, आपके पास दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी S2 है, और आपके पास जो इसका जो मेन आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है वो ये है कि जो एंट्रोपी है ये फंक्शन है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। S1 के बारे में क्या होगा, S1 होगा फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1। इसी तरह S2 क्या होगा, S2 जो है वो फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बनेगा, ये बनेगा। और इसी तरह आप लोगों के पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी एफ डब्ल्यू, वो फंक्शन होगी W1 इंटू W2, W1 इंटू W2। हमने सिंपली ये करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है, किसकी वैल्यूज पुट करनी है, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S, ये पुट करनी है, तो याद रखें। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट करें, ये क्या बना, F1 इंटू W1 प्लस ये क्या बना, F ऑफ W2, F ऑफ W2 बना, F ऑफ W2 बना, और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी है S, जो कि F ऑफ W की इक्वल है और इसकी इक्वल है F ऑफ W1 इंटू W2, W1 इंटू W2। अब ये वो फाइनल इक्वेशन है जिसको हमने, क्योंकि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S है ना, S1 तो ये है, S2 ये है, S किसकी इक्वल है, S इक्वल है F ऑफ W की, और F ऑफ W किसकी इक्वल है, F ऑफ W इक्वल है F ऑफ W1 इंटू W2। अब ये इक्वेशन है, इसको एक दफा W1 के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है और दूसरी दफा इसको W2 के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, ये इसको ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट
अब ये है हमारे पास। अब जो फाइनल इक्वेशन अभी आप लोगों ने देखी थी, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको देख के ही वो इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, जो इक्वेशन आई थी ना अभी, तो जो ऊपर वाली स्लाइड में इक्वेशन आई है वो मैं आप लोगों के सामने दोबारा लिखना चाहता हूँ। वो इक्वेशन हमारे पास ये थी W1 इंटू W2 इंटू एफ डबल डैश W1 W2। और आप लोगों को पता है W1 इंटू W2 क्या है, ये W है। कहाँ से, ये ऊपर लिखा हुआ है W1 मल्टीप्लाई W2 W है। इस तरह ये W1 इंटू W2 क्या है, ये W है। ये W1 और W ये भी W है। यहाँ क्या बना, W F डबल डैश ऑफ W प्लस F डैश ऑफ W इज इक्वल टू 0। ये यही चीज मैं आपको कुछ कह रहा था ये। उसके बाद जो आप लोगों के पास फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर आप P पुट कर दें, ये डेरिवेटिव डिराइव, इसको डेरिवेटिव को आसान करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर एफ डैश ऑफ डब्ल्यू में पी पुट कर दें, और इसको आप डब्ल्यू के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो डी पी और डी डब्ल्यू इज एफ डबल डैश ऑफ डब्ल्यू। अब ये चीज़ें आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें। कैसे, इसकी जगह पी रखें, इसकी जगह, और एफ डबल डैश ऑफ डब्ल्यू की जगह डी पी और डी डब्ल्यू रखें, और ये डब्ल्यू आ गई, डब्ल्यू इंटू डी पी और डी डब्ल्यू प्लस पी। आप डी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन से, इसके साथ मल्टीप्लाई करें डी डब्ल्यू को, इसके साथ करें, इसके साथ करें। जब डी डब्ल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ गया, जब डी डब्ल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पी डी डब्ल्यू आ गया, जब डी डब्ल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डी डब्ल्यू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बना क्या, डब्ल्यू डी पी प्लस पी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को, ये क्या है, ये इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। ये ऐसे है जैसे आप लोगों के पास दो फंक्शन है u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव, दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग कैसे लिखेंगे। सपोज इन दो फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dv, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं u v का डेरिवेटिव ये यही है। फर्स्ट फंक्शन w है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आ गया। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ आप लोग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ भी तो ऐसा ही है ना, फर्स्ट फंक्शन w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d इनटू डेरिवेटिव ऑफ p मल्टीप्लाई w। अब इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या होता है, मैं आप लोगों के सामने इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर तो डिफरेंशियल और ये कैंसिल हो गया। आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जब 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट, ये यहाँ लिखा है wp इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे k जो है ये हमारे पास क्या है, k हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब देखें आप लोग, अब p की वैल्यू वापस पुट कर, जो p की वैल्यू थी ना f डैश ऑफ w, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एफ डैश ऑफ डब्ल्यू था ना, एफ डैश ऑफ डब्ल्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी और डी डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ डब्ल्यू को, क्योंकि डब्ल्यू के हिसाब से डेरिवेटिव को तो हम एफ डैश ऑफ डब्ल्यू कहते हैं। वही बात हमने यहाँ भी लिखी है, डब्ल्यू इंटू डी और डब्ल्यू एफ डैश ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू और ये हमारे पास जो है डब्ल्यू इधर लेके आ जाए, डब्ल्यू नीचे आ गया, डी और डी डब्ल्यू, हाँ ये डी डब्ल्यू जो है ये ऊपर चला गया, डब्ल्यू नीचे आ गया, डब्ल्यू ऊपर चला गया, डब्ल्यू नीचे आ गया, यहाँ डी को इधर ही रहने दें, ये डी डब्ल्यू ऊपर चला गया, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो गया, और डब्ल्यू मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, डी डब्ल्यू और डब्ल्यू, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू होता है, आपको पता है, इंटीग्रेट किया दोबारा हमने, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करने से ये तो कैंसिल हो गया, दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। यहाँ पे डी डब्ल्यू और डब्ल्यू ये नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू होता है, प्लस ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है,
और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में प्लैंक से इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 फाइंड की थी, और हमें पता है कि एफ डैश ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, ये एस होता है, एस डैश ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, ये एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0। ये हमारे पास बोर्ड्स में प्लैंक्स इक्वेशन है, एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप है जो आप लोगों के सामने दिखा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। एक बार मैं फिर आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ, एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने इसको लिखना चाहता हूँ, एक बार फिर लिखना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, इसमें 4 पार्टिकल हैं, इसमें 0 है, और इसके अंदर 2 पार्टिकल हैं, इसके अंदर भी 2 पार्टिकल हैं। इसकी जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वो 1 है, और इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 है। याद रखें, इसको W1 कहें, इसको W2 कहें। इसकी जो एंट्रोपी है वो S1 है, और इसकी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास S2 है। और एक और बात, अगर इन दोनों की टोटल एंट्रोपी की मैं बात करूं, याद रखें इनकी टोटल एंट्रोपी की बात करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। अगर इनकी टोटल एंट्रोपी की बात करूं तो वो टोटल एंट्रोपी इसकी होगी हमारे पास S1 प्लस S2। और अगर मैं इस सिस्टम की टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी W1 इंटू W2। अब आप लोग ज़हन में रख लें, आप लोग अच्छे से ज़हन में रखें, वो क्या है, ये सिस्टम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W1 है, इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W2 है, इसकी एंट्रोपी S1, इसकी एंट्रोपी S2। एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल एंट्रोपी इन दोनों की S1 प्लस S2 होगी। जो प्रोबेबिलिटी एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो W1 मल्टीप्लाई W2। अब एक और बात मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि जो एंट्रोपी है दैट इज फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब सारी बात आगे यहाँ से शुरू होती है, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब ये टोटल एंट्रोपी की बात हो रही है एस की, और अगर हम S1 की बात करें, सिर्फ एक सिस्टम की बात करें, S1 की बात करें, तो S1 में क्या होगा, S1 में ज़ाहिर है इस फार्मूले को मद्देनजर रख के कीप इन माइंड, जो इसकी एंट्रोपी होगी वो फंक्शन होगी इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का, जो इसकी एंट्रोपी होगी वो फंक्शन होगा इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, इसकी एंट्रोपी इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, और इसकी एंट्रोपी इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। आप लोग ये देख रहे हैं। अब हमें ये पता है, अब ये वैल्यूज यहाँ इसमें पुट करें, ये वैल्यूज अगर आप लोग, और यहाँ पे इसके लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो W क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ, ये दोबारा मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि S इज इक्वल टू, यहाँ W की वैल्यू में पुट कर दूँ। W की वैल्यू क्या है, ये W1 इंटू W2 है, W की वैल्यू जो है वो W1 इंटू W2 है, ये यहाँ पे लिखा है W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। अब क्या करें, अब आप लोग S को अलग-अलग करके लिखें। S क्या होता है, S1 प्लस S2 ये होता है, S1 प्लस S2 ये होता है, और यहाँ पे हमारे पास F ऑफ W1 इंटू W2 है, और यहाँ पे फिर आप देखें S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इनकी वैल्यूज पुट करें, ये क्या बना, F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2 ये, और फिर क्या बना, F ऑफ W1 इंटू W2। अब यहाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों का चूंकि बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इतना लिखेंगे यहाँ पे कि एक दफ़ा W1 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया और एक दफ़ा W2 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया,
सिर्फ ये लिखेंगे, और फिर जो एंड पे वैल्यू आएगी उसको आप जुबानी याद रख लेंगे, वो ये आएगी W1 into W2 F double dash of W1 into W2 W1 into W2, और फिर हमारे पास प्लस हमारे पास जो बनेगा F डैश ऑफ W1 into W2 इज इक्वल टू 0। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ डेरिवेटिव आप लोग अगर करना मुश्किल हो तो आप डायरेक्ट लिख दें कि हमने पहले एफ इसको W1 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, फिर W2 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे, और फिर एंड पे आप लोग क्या लिखेंगे, आप W1 और W2 की वैल्यू पुट करें, W F डबल डैश ऑफ W प्लस F डैश ऑफ W, F डैश ऑफ F डैश ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है अब, क्योंकि W1 इंटू W2 जो है ना ये W होता है, और उसके बाद जो हमने करना है, उसके बाद जो मैथ्स है वो इतना मुश्किल नहीं है, इसके बाद वाला मैथ्स आसान है, इसके बाद वाला जो मैथ्स है वो आसान है। हमने सिंपली ये करना है, F डैश ऑफ W जो है इसको आप लोगों ने P पुट करना है, F डैश ऑफ W को P पुट किया और फिर उसका डबल डेरिवेटिव लिया, यहाँ F डबल डैश ऑफ W आ गया DP और DW, और ये वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। F डबल डैश ऑफ W क्या है, DP और DW, F डैश ऑफ W क्या है, P, बहुत ही आसान है, यहाँ से आगे मुश्किल नहीं है। F डबल डैश ऑफ W क्या है, DP और DW है, F डैश ऑफ W क्या है, ये P है। अब आप लोग ये वैल्यूज वहां पे पुट की हमने, और अब इस DW से मल्टीप्लाई करें, इसको DW से मल्टीप्लाई करें, इसको करें, इसको, तीन टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। जब DW को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर टर्म को DW से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी DW से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को भी DW से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को भी DW से मल्टीप्लाई करना है। जब DW को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे करेंगे तो PDW आ गया, यहाँ पे करेंगे तो DW से कैंसिल, हमारे पास बना क्या, हमारे पास बना WDP प्लस PDW इज इक्वल टू 0। और ये आप लोगों के पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ, यदि इसको अगर डेरिवेटिव लेने से पहले ये किस फॉर्म में थे, डेरिवेटिव लेने से पहले ये इस फॉर्म में थे, डी ऑफ पी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में थे। अब इसको इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने में बता रहा हूँ डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्ट होते हैं, ये कट गए। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, तो यही डब्ल्यू पी इज इक्वल टू के आ गया, और यहाँ पे आप लोग P की दोबारा वैल्यू पुट कर दो, P क्या था, F डैश ऑफ W, वो वैल्यू पुट कर दो, P क्या था, F डैश ऑफ W, और F डैश ऑफ W कहते क्या है, F डैश ऑफ W D by DW ऑफ F ऑफ W, ये यानी F डैश ऑफ W को ये कहते हैं, यानी F डैश ऑफ W का मतलब है कि F ऑफ W को DW के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, वो यार यहाँ लिखा है। अब D को इधर ही रहने दें, DW ऊपर चला गया, W नीचे आ गया, अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करें, दो दफा इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आ गया, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया, वो सी आ गया। अब सी जो है प्लैंक्स ने कहा तो वो सी जो 0 है, और बाकी ये जो है ये हमारे पास एस के इक्वल है। तो इस तरह हम लोगों ने पहले हमें सिर्फ ये पता था कि जो एस है वो डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे, एस इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, डिपेंड करता कैसे है। अब हम रिलेशनशिप निकाल लिया है, और ये फाइनल रिलेशनशिप है, कहते हैं ये रिलेशनशिप निकालने के बाद जो बोल्ट्जमैन है ही अटेम्प्टेड अ सुसाइड, उसमें यहाँ बना के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ के इस तरह डिपेंड करता है, जो एंट्रोपी है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे इस तरह डिपेंड करती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो फिर अल्लाह हाफिज़।